बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 न्यू बुक 2026 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स के चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हो गया थर्मल फिजिक्स वाला। तो आज हम इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चन बनते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा, वो नोट्स से पहले साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आपको जो है वो लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि आपने इसके आंसर्स लिखने कैसे हैं। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट है, डू ऑल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी? क्या तमाम गैसेज की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है एट द सेम टेम्परेचर के ऊपर? इफ यस, अगर हाँ तो एक मिसाल भी देनी है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे यस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the absolute temperature and it is independent of the gas nature और mass। अब हमने ना ये एक पास्टुलेट पढ़ा हुआ है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पास्टुलेट है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है गैस के पार्टिकल्स की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर ये अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेम टेम्परेचर पे ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस वो जो है सेम रहती है। इसका रिलेशन है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 3/2 के बी टी। अब के बी यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये टी टेम्परेचर है। आप यहाँ से देख सकते हो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फिर सेम रहेगी। ठीक है, अब एग्जांपल भी एक देनी थी। एग्जांपल आप दे दें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन कैसे बनेंगे 273 प्लस करके। तो 298 केल्विन पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, दोनों की गैसेस की जो एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी वो होती है 6.17 × 10⁻21 जूल डिस्पाइट दियर मैस डिफरेंस। अब इनका मैस हालांकि डिफरेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कुछ और है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कुछ और है, लेकिन बात यह है कि एटॉमिक मास से कुछ नहीं होता क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, इनडिपेंडेंट है। ठीक है, इनडिपेंडेंट ऑफ गैस नेचर है और मास दोनों के इनवर्स जो है वो इनडिपेंडेंट है। इसलिए दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो सेम होगी अगर टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का। तो ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिखा हुआ है, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वेसल इज फिटेड विद अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। हमारे पास कोई एक वेसल है, उसके अंदर ना दो गैसेस फिल की हुई हैं। विल मी द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बी इक्वल? क्या मीन काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी इक्वल होगी गैसेस की? एक्सप्लेन इट ब्रीफली। इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है हमने। ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है लास्ट पे, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा यहाँ से देख लें। और ये हमारा क्वेश्चन है कि अब एक वेसल है उसके अंदर दो डिफरेंट गैसेस हैं, क्या उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होगी, ये बताना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस दे विल बी इक्वल, वो इक्वल होंगी। रीजन, रीजन की हेडिंग लगाएंगे, रीजन लिखेंगे गैस इन अ सिंगल वेसल कोलाइड एंड एक्सचेंज एनर्जी अंटिल रीचिंग द इक्विलिब्रियम। तो वो सिंगल वेसल के अंदर चूंकि दोनों गैसेस हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन के दौरान उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी यहाँ तक कि जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम उनका जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, द इंटायर मिक्सचर शेयर अ सिंगल यूनिफॉर्म टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर सेम हो गया तो हमने पढ़ा कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम होगी। सिंस टेम्परेचर एंड एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल फॉर ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो जितने भी पार्टिकल वहाँ फिर वेसल में प्रेजेंट होंगे ना उन सब की जो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ना वो भी आइडेंटिकल होगी, एक जैसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डबल, अगर हम किसी गैस की डेंसिटी को डबल करते हैं, कीपिंग द ऑल अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस? तो डेंसिटी डबल करने से ना गैस के प्रेशर को क्या होगा, असल में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे।
आंसर हम लिखेंगे प्रेशर विल बी डबल, प्रेशर भी डबल हो जाएगा अगर आप डेंसिटी को डबल करेंगे तो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो काइनेटिक प्रेशर की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है ना, वो है 1/3 रो वी स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे ना एवरेज स्केयर वेलोसिटी जो मीन है ना, ये कांस्टेंट है। उसने कह दिया ना, क्योंकि ऑल अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड, डेंसिटी डबल करनी है लेकिन बाकी जो भी फैक्टर इक्वेशन में आएगा ना वो कांस्टेंट है। अब एवरेज स्केयर जो वेलोसिटी है अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल्स की, उसकी वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो जारी बात है फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, विच मींस स्क्वायर स्पीड एवरेज वी स्क्वायर जो है ये भी क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो हमारा जो प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब डेंसिटी हुई है डबल, तो इफ रो बिकम 2 रो, अगर डेंसिटी 2 टाइम हुई है तो प्रेशर विल आल्सो बिकम 2 टाइम, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अ गैस इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, एक कंटेनर के अंदर गैस है उसको आपने ना गर्म कर दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। कंडीशन ये है कि गैस को आप हीट कर रहे हैं, हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ना ही होता है। व्हेन अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर हीटेड अप द प्रेशर इंक्रीज, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर तो आप गैस कंटेनर के अंदर क्लोज की हुई हीट करते हो ना तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? उसका हम आंसर क्यों लिखेंगे, हीटिंग इंक्रीजेज द टेम्परेचर, हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, विच इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड रूट मीन्स स्केयर स्पीड एज रिलेशन है जी वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट टी। ये हमने रिलेशन न्यूमेरिकल में भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल नंबर 3 में, कि जो एवरेज मीन स्केयर स्पीड होती है ना वो टेम्परेचर की स्केयर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना तो इसका मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और रूट मीन स्केयर स्पीड भी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। द मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की मोशन तेज हो जाएगी, एंड क्रिएट अ फोर्सफुल क्लूजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ गैस के पार्टिकल ना जोर से क्लूजन करेंगे। और वही क्लूजन जो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्स के साथ क्लूजन होता है वही तो प्रेशर होता है। तो फिर वो जब जोर से क्लूजन करेंगे, जोर से टकराएंगे, तो प्रेशर जो है फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डबल, एक कंटेनर के अंदर को गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हम डबल कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रूट मीन स्केयर स्पीड, तो आरएमएस स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ना रिलेशन देखना पड़ेगा। रूट मीन स्केयर स्पीड का जो रिलेशन है ना वो है 3 kBt स्केयर रूट के अंदर है ओवर एम, तो यहाँ के बी लिख लें क्योंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ बी भी लिखना होता है। तो 3 kBt ओवर एम स्केयर रूट, ये हमारे पास ना एक रिलेशन है। अब आप इसके अंदर देखें कई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें नजर ही नहीं आ रहे। सो वी नोटिस दैट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इज कम्प्लीटली एबसेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n का कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे तो रूट मीन स्केयर स्पीड डिपेंड ही नहीं करती। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडिंग मोर आइडेंटिकल पार्टिकल, अगर हम उसके अंदर गैस के अंदर मजीद पार्टिकल्स डाल रहे हैं ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए कंटेनर के अंदर, डज नॉट चेंज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रूट मीन स्केयर स्पीड जो है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ही नहीं करती इक्वेशन के अकॉर्डिंग। छठा सवाल है उसके बाद, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो ब्रीफली एक्सप्लेन इस बात को करें कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो हम गैस का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये फिर गैस लॉ वायोलेट हो जाएंगे। गैस लॉ क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ से ना आप अगर टेम्परेचर को सेपरेट कर लें, टेम्परेचर को सेपरेट करें, एन आर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो पी वी ओवर एन आर आ जाएगा। अब क्वेश्चन उनका ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नामुमकिन है। अब देखें एन आर जो है ना वो वैसे ही कांस्टेंट है। फॉर अ फिक्स्ड गैस सैंपल
द नंबर ऑफ मोल्स n एंड गैस कांस्टेंट r आर फिक्स्ड। तो ये तो आप छोड़ ही दें, बाकी रह गया हमारी बात टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की। देयरफॉर हम अब हमारा जो रिलेशन बन जाएगा ना वो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर डिटरमिन होगा बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमें टेम्परेचर देगा। ठीक है, अब उसने ये कह दिया स्टेटमेंट के अंदर कहा था वाइल कीपिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अब प्रेशर और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट करना है। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पर आप प्रेशर को लेने 3 और वॉल्यूम को लेने 2, 3 तरफ 2 कितना हो गया 6। अब ये उसने कहा है कि ये कांस्टेंट है, अब ये 6 आंसर आ चुका है। अब जब ये कांस्टेंट हो चुका है, टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये चेंज नहीं होगा तो फिर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट देन देयर प्रोडक्ट इज लॉक्ड। उसका प्रोडक्ट फिर लॉक हो जाएगा, 3 तरफ 2 6, 6 पे लॉक हो गया, अब तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो टी फिजिकली इम्पॉसिबल टू चेंज, तो टेम्परेचर जो है फिजिकली नॉट पॉसिबल होगा कि हम उसको चेंज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने किसी गैस का वॉल्यूम कम कर दिया, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, फिर उससे ना उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस। कहते हैं इस बात को ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आपने किसी गैस का वॉल्यूम कम किया तो उसका प्रेशर बढ़ गया। देखिए ये बॉयल लॉ है, बॉयल लॉ में यही तो होता है कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे इसका ना एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक प्रेशर इक्वेशन हमने पढ़ी हुई, P इज इक्वल टू 1/3 ये N/V/mv², ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी, रिलेशन डिराइव किया हुआ है ये। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन स्क्वायर स्पीड रिमेन फिक्स्ड, क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड जो है ना ये स्पीड का जो स्क्वायर और मीन ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो मतलब ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, reducing the volume pack the identical number of molecule into a much smaller space, drastically increasing the number of density n/v। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जी इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमने एक कंटेनर कंसीडर किया है। लेट एक कंटेनर है, सी है, इसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप वॉल्यूम को कम कराओ ना तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसको एक्सप्लेन करना है हमने, ये कैसे होता है। अब देखिए लेट हमारे पास यहाँ पे ना एक पिस्टन है, अब इस पिस्टन के थ्रू फोर्स लगा के ना ये गैस के पार्टिकल्स को जो है ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इससे जो है ना अब ये इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ये होता है कि पार्टिकल कितनी जगह घेर रहे हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। तो अब जब आप इसको कंप्रेस करोगे ना तो ये जो है ना अब ये मॉलिक्यूल्स के पास जो घूमने फिरने की जगह है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यही तो वॉल्यूम है कि मॉलिक्यूल्स जो है कितनी जगह घेर रहे हैं। पहले वो ज़्यादा जगह घेर रहे थे, अब उसे आपने कंप्रेस किया तो उनकी जगह थोड़ी कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब पहले जो है ना वो चूंकि खुले खुले थे तो उनका क्लूजन कम होगा। क्लूजन ही तो प्रेशर होता है, गैस का आपस में कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्लूजन प्रेशर एक्सर्ट करता है। पहले वो चूंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, स्पेस ज़्यादा थी तो कम कोलाइड कर रहे थे, प्रेशर कम होगा। अब जब वो इतनी थोड़ी जगह पे हो गए हैं, जाहिर बात है अब उनका क्लूजन ज़्यादा होगा, उनके पास जगह ही नहीं है क्योंकि आज़ाद घूमने की जगह ही नहीं रही उनके पास, अब वो क्लूजन ज़्यादा हो जाएगा। जब क्लूजन ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे प्रेशर बढ़ गया है। तो उसके बाद देखिए वही लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल नाउ स्ट्राइक द कंटेनर्स वॉल फॉर मोर फ्रीक्वेंटली, वो ज़्यादा कंटेनर की दीवारों से ज़्यादा टकराएंगे। ट्रांसफरिंग द सिग्निफिकेंटली मोर टोटल मोमेंटम पर सेकंड, वो ज़्यादा मोमेंटम पर सेकंड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे पहले से, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब 8वां सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल है जी, हाउ डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमाइन वेदर अ स्टार एक्सपैंड और कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स इवोल्यूशन। तो स्टार जो है अपनी इवोल्यूशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा, ये कैसे डिटरमिन होता है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरनल प्रेशर के बैलेंस से आपने बताना है इसका आंसर। तो हमने ये पढ़ा था कि जो बैलेंस है ना ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरनल प्रेशर का, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। और हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन होती है डेल पी ओवर डेल आर इज इक्वल टू जी एम रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी टॉपिक के अंदर कि एक स्टार जो है उसके ऊपर दो फोर्सेज ऐड कर रही होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स
और एक होता है इंटरनल प्रेशर। ग्रेविटी करके जब वो बैलेंस हो जाती है ना तो एक स्टार स्टेबल हुआ होता है। तो ये बता रहे हैं कि कब स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अच्छा कब जो है वो एक्सपैंड करेगा, उसकी कंडीशंस बताएं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्टार का साइज है ना वो एक्चुअल में बताता है कि कोई स्टार जो है उसकी लाइफ कितनी होगी। तो अ स्टार साइज इज स्ट्रिक्टली डिक्टेटेड बाय, डिक्टेटेड का मतलब है यहाँ पे बताता है, मतलब एक्सप्लेन करता है या हुक्म देता है। वैसे डिक्टेट का मतलब होता है हुक्म देना। तो स्टार का जो साइज है ना एक्चुअली वो ये डिसाइड करता है कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। अ टग ऑफ वार बिटवीन इनवर्ड सेल्फ ग्रेविटी एंड आउटवर्ड इंटरनल प्रेशर। कह रहा कि ना ये जब एक स्टार क्रिएट हो रहा होता है ना तो उसमें वहाँ पे ना दो चीज़ों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होता है। एक होती है इनवर्ड सेल्फ ग्रेविटी स्टार की, और एक आउटवर्ड इंटरनल प्रेशर होता है जो कि इसको आउटवर्ड खींचता है। तो अगर तो इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड इंटरनल प्रेशर वो आपस में इक्वल हों, द स्टार इज स्टेबल, तो वो होता है स्टेबल स्टार। ठीक है। लेकिन अगर इनवर्ड ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए आउटवर्ड प्रेशर से तो उस वक्त स्टार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्टार कॉन्ट्रैक्शन करता है। और लेकिन अगर आउटवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो जाए इनवर्ड ग्रेविटी से तो स्टार एक्सपैंड करता है। ठीक है। साथ में इसकी एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ये भी अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं, ना लिखे तो कोई बात नहीं, मेन चीज़ यही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई वर्ड नज़र नहीं आया तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ से देख के आप क्लियर कर लें। इसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के करीब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहाँ पे ना मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है। मॉलिक्यूल मतलब मूव नहीं करते, हर चीज़ रुक जाती है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस स्टेट्स दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये में काइनेटिक थ्योरी बताती है। काइनेटिक एनर्जी ये कहती है थ्योरी 3/2 kBT, मतलब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ये स्टारिक यहाँ मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन बस लिख देंगे एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन जब हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे जाएगा द काइनेटिक एनर्जी चूंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वो अगर एब्सोल्यूट जीरो पे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो जीरो पे अप्रोच कर जाएगी एट परफेक्ट 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन परफेक्ट टेम्परेचर 0 केल्विन आ गया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, अगर वो आ गया ऑल द रैंडम थर्मल मोशन परफेक्टली सीजेज। तो वो जो सारी मोशन है ना रैंडम मोशन पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल जो रैंडमली मूव करते हैं वो सारी रुक जाएगी एब्सोल्यूट जीरो पे। What is the average kinetic energy of oxygen and nitrogen molecule in a room at room temperature? रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बोथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैव द एग्जैक्ट द सेम एवरेज ट्रांसलेशन का, दोनों की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्योंकि रूम टेम्परेचर दोनों दोनों रूम में पड़ी है तो रूम टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, द एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नेवर ऑन मैस। वो मैस पे तो डिपेंड करती ही नहीं ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मैस बेशक डिफरेंट है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा एक। तो ये देखिए एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 3/2 kb तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, तो अब 3/2 1.5 होता है kb। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है ना। रूम टेम्परेचर अगर हम लें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा रूम टेम्परेचर है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, जब हम 273 करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास एनर्जी 6.21 × 10⁻21 जॉल आ जाएगी। अब ये दोनों गैसेस की यही एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का एक जैसा है, मैस पे तो एनर्जी डिपेंड ही नहीं ना करती। बस डिफरेंस क्या होगा, फिर इन दोनों में डिफरेंस एक होगा छोटा सा, वो ये होगा दियर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। अगर से उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी लेकिन जो लाइटर गैस है ना, नाइट्रोजन लाइटर गैस है ऑक्सीजन के मुकाबले में, इसके जो मॉलिक्यूल है ना मस्ट मूव फास्टर, हायर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी से मूव करेंगे, उनकी हायर होगी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी टू कंपनसेट फॉर दियर लो मैस, ताकि उनका जो लो मैस है ना वो ओवरकम हो जाए, कंपनसेट हो जाए और वो ऑक्सीजन की तरह बिहेव करने लग जाए। ठीक है, तो वो अब ऑक्सीजन भारी है तो उसके जो मॉलिक्यूल है थोड़ा स्लो मूव करेंगे और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल थोड़ा तेज मूव करेंगे बस।
ये होगा इसमें डिफरेंस, बाकी जो उनकी एनर्जीज है ना वो सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर अ गैस इनक्लोज इन अ सील्ड कंटेनर। अब एक गैस है सील्ड कंटेनर के अंदर, वह कंटेनर बंद है बिल्कुल। बाय व्हाट फैक्टर डज द टेम्परेचर गैस चेंज, कह रहा है कि कितना गैस का टेम्परेचर चेंज होगा अगर इफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर डबल, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डबल कर दें। दूसरा है कि वॉल्यूम को अगर हाफ करें और प्रेशर को ट्रिपल कर दें। तो पहली बात तो ये है कि हम ना अपनी सील कंटेनर है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब उसके अंदर मजीद गैस ना एंटर हो सकती है ना उससे बाहर जा सकती है, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस से कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब आइडियल गैस ला इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ टेम्परेचर को सेपरेट करो, टेम्परेचर हो जाएगा पी वी बटा एन आर। ठीक है। अब एन और आर वैसे कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और एन नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो हमारा टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे अब टू पी टू वी क्यों लिखना है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम डबल कर रहे हैं ना, पहला केस है। तो टू टू द फोर, तो फोर पी वी, मतलब फैक्टर फोर से जो है ना टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर और वॉल्यूम डबल करोगे। अब दूसरा केस है कि वॉल्यूम को आधा कर दो, प्रेशर को ट्रिपल कर दो। तो वॉल्यूम को आधा कर देंगे, ये टी डैश है। ठीक है। ये टी डैश लिखा हुआ है, वॉल्यूम को ट्रिपल करो 3p और प्रेशर को हाफ करो, हाफ 0.5, सॉरी वॉल्यूम को हाफ करना है, वॉल्यूम हाफ करो 0.5, प्रेशर को ट्रिपल करो 3p। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया 1.5, तो 1.5 फैक्टर से टेम्परेचर अब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू बॉयल अ वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग, एक्सप्लेन। कह रहा है कि ना रूम टेम्परेचर पे क्या ये मुमकिन है कि हम वाटर को बॉयल कर लें विदाउट हीटिंग इट, उसको हीट भी ना करें। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होना तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाता है, मतलब जल्दी वाटर बॉयल हो जाता है। तो अगर आप किसी ना एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देना तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट हीटिंग। तो हम लिखेंगे यस वाटर कैन बॉयल एट रूम टेम्परेचर विदाउट एडिंग एनी हीट। एक्सप्लेनेशन, बॉइलिंग इज अ फेज चेंज। बॉइलिंग ये वो फेज चेंज है जिसमें जो कि कब होती है, व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी है जो केमिस्ट्री में आप छठी सातवीं आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं। जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर का वेपर, वाटर के जो वेपर्स होते हैं उनका प्रेशर एक जैसा हो जाए तो वो चीज़ जो है ना बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो यूजली हीट द वाटर टू रेज इट्स वेपर प्रेशर अंटिल इट रीचेस 1 एटमॉस्फेरिक। कहना यूजली तो हम यही करते हैं ना कि हीट कर रहे होते हैं वाटर को ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 जिसकी वैल्यू किलो पास्कल में ये होती है, इसके इक्वल हो जाए। यूजली हम ऐसे हीट करके उसको बनाते हैं ताकि बॉयल हो वाटर। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड क्या है, वी कैन आर्टिफिशियली डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देना तब भी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ प्लेस इन अ वैक्यूम चैम्बर, उसको हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखें, एक्सटर्नल एयर प्रेशर ड्रॉप, तो वो फिर एक्सटर्नल एयर प्रेशर कम हो जाएगा। वंस इट फॉल्स टू द वंस इट फॉल टू मैच वाटर्स नेचुरल प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली 2.3 किलो पास्कल जो कि होता है। अगर तो उसका प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर इतना हो गया कि वाटर वेपर्स के इक्वल हो गया, तो उसी वक्त जो है वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट चेंज टेम्परेचर चेंज किए बगैर ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो सकता है। इस तरह करके अगर हम आर्टिफिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर लें यूजिंग वैक्यूम चैम्बर। आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा यह जा रहा है कि एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, उसके अंदर हमने ना इंक के ड्रॉप डाल दिए, सियाही के कतरे कुछ डाले हैं, तो वो कैसा बिहेव करेंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द इंक ड्रॉप विल रैंडमली एंड स्लोली स्प्रेड आउट अंटिल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहे कि ना जब आप उसके अंदर ये इंक के ड्रॉप्स डालेंगे ना, एक बीकर के अंदर पानी है, उस पानी के अंदर आपने इंक के ड्रॉप डाल दिए तो वो आहिस्ता आहिस्ता रैंडमली मूव करते हुए ना पूरे बीकर के अंदर ना फैल जाए।
अब पानी एक बेरंग होता है, पानी के अंदर आपने अगर ब्लू इंक के ड्रॉप्स डाल दिए तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो इंक है ना वो रैंडमली मूव करती करती पूरे बीकर में ना फैल जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसको हम कहते हैं। दिस हैपन्स, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन की वजह से होगा क्योंकि पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे, जिगजैग पाथ में मूव करते करते पूरे पार्टिकल को वो पूरे बीकर के वाटर को वो क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे इंक के ड्रॉप्स थोड़ी देर बाद। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड कोलाइडिंग विद द इंक पार्टिकल्स। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कॉन्स्टेंटली इंक के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, कॉजिंग देम टू मूव रैंडमली। तो वो उनको भी ना रैंडमली मूव करवाएंगे, ठीक है। अब वो जब रैंडमली मूव करेगा तो उसका नतीजा ये होगा, एज अ रिजल्ट द इंक स्प्रेड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन अंटिल इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इंक पार्टिकल मूव करेंगे, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। बीकर है, उसके अंदर वाटर जो है उसके अंदर सारी जो इंक है वो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये थे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का सोल्यूशन यूनिट नंबर 13 थर्मल फिजिक्स का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।